गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th वितान भाग का सेकंड लेसन लगा रही बेटा। कल हमने किया था किस प्रकार से यानी कि कुएं का निर्माण करने वाले जो लोग होते हैं वो किस प्रकार कर रहे हैं। ऊपर खड़े जो लोग होते हैं ऊपर मिट्टी फेंक रहे होते हैं, वो किस कारण से फेंक रहे होते हैं कि वहां पर जमीन जितनी हम जमीन के नीचे जाते जाते उतनी जो गर्मी होती है वह अधिक बढ़ती चली जाती है। और उन लोगों को जब हम ऊपर से जब वह थोड़ी बहुत मिट्टी उन पर फेंकते हैं तो उस हवा के कारण उनको कुछ समय के लिए सुकून मिलता है। उसे आप देखते हैं, पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती हैं। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इससे रखवाली करती है और दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट उसकी खाली जगह चारों तरफ से समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है। अपने अनुभव को व्यवहार में उतारने का पूरा शास्त्र भी विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। वह कहते हैं कि यानी कि जो पानी होता है किस प्रकार से कुएं और कुएं के अंदर जो पानी होता है खारा व मीठा होता है, और किस प्रकार से यानी कि जब जो रस झीरा जिसको हम बोलते हैं जब वो कुएं के अंदर से निकल आता है तो हमारे कुएं के अंदर बहुत सारा जो पानी होता है वो इकट्ठा हो जाता है। और वह कहते हैं कि उनके अंदर जो सफ़ेद पट्टी मानी गई थी उसके अंदर जो मिट्टी वगैरह के जो कण होते हैं वो उठ नहीं पाते हैं, अपनी जगह का नहीं छोड़ते और उसमें से धीरे धीरे क्या होता है पानी की बूंद बूंद जब वह कोई रिसती है तो वह उसी खारे पानी के अंदर मिलकर भी वो पानी भी क्या होता है हमारा अमृत के समान मीठा हो जाता है। पहला रूप यानी कि इससे समाज के लिए उपलब्ध जो पानी होता है इसको हमने 3 रूपों में बांट दिया है। 3 रूप कौन कौन से में बांटा है? एक तो हमने बांटा है कि पार्लर पानी। ये पार्लर पानी कौन सा होता है? यानी कि सीधी बरसात से मिलने वाला, यानी कि जब बरसात होती है और बरसात का वह पानी जब कुएं के अंदर जाता है उस पानी को हम क्या कहते हैं? पार्लर पानी कहते हैं। यह धरातल पर बहता है। कहाँ बहता है? ये जमीन पर बहता है और इसे नदी तालाब आदि में रोका जा सकता है। और जब यानी कि वर्षा का जो पानी नदी नालों में से बहता हुआ कहाँ जाता है, इसे या तो नदियों में प्रभावित हो जाता है या किसी तालाब में जाकर ये मिल जाता है। यहाँ आदि शब्द में बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। पानी का दूसरा रूप क्या है? पाताल पानी कहलाता है। पहला रूप तो उसने क्या किया? पार्लर पानी जो बरसात से मिलता है। दूसरा पानी क्या होता है? पाताल पानी कहलाता है। यह वही भूजल है जो कुएं में से निकलता है। कहाँ से निकलता है? ये कुएं से निकलता है। पार्लर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी। वह कहते हैं कि 3 तरह का रूप बताया गया तो उसमें बांटा जाता है 2 तरह के। इन दोनों के बीच का जो पानी होता है वो क्या होता है? रेजा पानी होता है। धरातल के नीचे उतरा पानी लेकिन पाताल में न मिल पाया और पानी रेजानी है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुली भीतर समा जाए तो उससे दिन की वर्षा को 5 अंगुली रेंजो कहेंगे। वह कहते कि जब बहुत तेज वर्षा होती है तो यानी कि जो हमारी मिट्टी होती है वह कहते कि वो 5 अंगुल तक नीचे जब देखते हैं तो वह पानी नीचे तक चली जाते हैं तो सोचते कि पानी मतलब मापा जाता है कितने अंगुल जो होते हैं कि वर्षा हुई यहाँ थी, और उसी अंगुल को हम क्या कहते हैं? रेजो कहा जाता है। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पातल पानी से अलग बना रहता है। यानी कि वह कहते हैं कि पातल पानी से अलग क्यों रहता है? क्योंकि पातल जो पानी होते हैं जो वर्षा के बहता हुआ जो बीच का जो पानी होता है इसमें जो खड़िया पट्टी जो सफ़ेद पट्टी जो हमने बताई थी उस सफ़ेद पट्टी के कारण क्या होते हैं इस पानी को वह अंदर नहीं जाने देते, अलग बनाए रहते हैं। इसकी जो स्थिति होती है और फिर ये क्या करता है? इस पट्टी के प्रभाव से रेजानी पानी धीरे धीरे जा करके पाताल पानी में मिलकर बन जाता है।
अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। वह कहता है कि जहाँ पर ये कहते हैं कि पाताल पानी खारा है तो उसमें मिलकर ये पानी भी खारा हो जाएगा। अगर वो मीठा है तो रेजानी पानी उसके साथ जब जोड़िश कर जाता है उनके साथ उसमें मिल जाता है तो वो भी अमृत के समान मीठा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेंजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। वह कहते हैं कि यानी कि यह बड़ी विशिष्ट है कि इस रेजानी पानी को हमारी जो कुइयां होती हैं वो क्या करते हैं कि कुइयों का व्यास भले ही छोटा क्यों न हो, लेकिन 30-60-65 के हाथ की जो गहराई में जो लोग नीचे उतर रहे होते हैं वह उसकी ऊंचाई को नापते हैं। किसकी कुएं की ऊंचाई को नापते हैं। रेजो पानी चिकनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूके चेंजारों के प्राण ले सकते हैं। अगर यह पानी इसमें से काफी दूरी तक आ जाता है तो वह इतनी गहराई तक नीचे गए भी जो आदमी होते हैं वह क्या करते हैं कि जान भी जा सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी से अगर उसमें से पानी निकल आता है तो वो ऊपर जो बैठे यानी कि जो काम कर रहे हैं जो लोग कुएं के अंदर वो इतनी जल्दी ऊपर से नहीं आ सकते हैं, उनकी मृत्यु भी हो सकती है, उनके प्राण भी जा सकते हैं। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई की जाती है, इसलिए एक दिन हम पूरी खुदाई नहीं की, इसलिए क्या होता है हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई की जाती है कि पानी कहाँ से निकल तो नहीं आया है। ढोल से मलबा निकाला जाता है, यानी कि ढोल से मलबा जो मिट्टी होती है चारों तरफ से उसे निकाल दिया जाता है, क्योंकि वैसे तो देखो मिट्टी को हम सोचते हैं कि कल निकाल लेंगे तो उसके बाद में अगर उसके अंदर पानी से रिसना शुरू होगा तो वो मिट्टी क्या हो जाएगी, गिल्ली हो जाएगी, कीचड़ बन जाएगा उसके अंदर, उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ी थोड़ी उसकी खुदाई की जाती है और साथ में उस मिट्टी को बाहर भी निकाल दिया जाता है। तब ऊपर से मुट्ठी भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहां उड़ा देती है वही हवा यहाँ कुइयों की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांजी को राहत दे जाती है। और वह क्या कहते हैं जब ये मिट्टी नीचे गिरती है तो उस समय पसीने में बहुत ज्यादा तंग कठिनाई का अनुभव करे हुए जो लोग होते हैं उनको कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, सुकून मिल जाता है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का एक कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट से चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप नाम के घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चेंजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग जीप में घास से कोई 3 उंगल मोटा रस्सा बनाने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं पर 10 हाथ की गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर तीसरा चौथा इस तरह ऊपर आते जाते खीस घास से बना खुदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है। वह कहते हैं कि जब अगर ऐसी चीजें आ जाती हैं तो उस समय हम ईंटों की चिनाई करने की बजाय कुइयों के अंदर क्या होता है घेरे डालते हैं रस्सों के माध्यम से, एक घेरा फिर उसके ऊपर दूसरा घेरा और उसके ऊपर तीसरा घेरा, ऐसे धीरे धीरे हम घेरे बनाते जाते हैं। और जो घास का बनाया हुआ जो रस्सा होता है वो मोटा रस्सा क्या कहते हैं हर घेरे पर अपना वजन डालता है उसके माध्यम से, ताकि वो कुएं का जो आकार होता है वो सही हो सके। और बटी हुई लड़ियों के एक दूसरे से बसकर मजबूती से एक के ऊपर बैठनी जाती है। रस्से का आखिरी छोर ऊपर आ जाता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से के पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। ऊपर मिट्टी दीवार में अब नया रस्सा बांध जाता है और रस्से की कुंडली का टिकाए रखने के लिए बीचों बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करती हैं। लगभग 5 हाथ में व्यास की कुएं में रस्से की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। भी एक घेरों को जब हम बनाते हैं उसके लिए क्या आते हैं घास से बना हुआ जो रस्सा वो कितना
15 हाथ लंबा रस्सा चाहता है। एक हाथ की गहराई से रस्से के 8-10 से लपेटे खप जाते हैं और इतने में, यानी कि 8-10 लपेटे कैसे खप जाते हैं, उन रस्सों के ऊपर जो गांठें वगैरह आदि जो लगाई जाती है, खींचा जाता है, उसमें हमारा रस्सा क्या जो जितना भी लंबा बनाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। हाथ में रस्से के 8-10 लपेट खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब भी यदि 30 हाथ गहरी कुएं की मिट्टी थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि यहाँ कुएं खुदाई हो रही है। कहीं कहीं न तो ज्यादा पत्थर मिलता है न खींची, लेकिन बेजानी है तो वहां भी कुइयां जरूर बनती हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरण बन और बावल कुंडल पेड़ों की डगवालों की बनाई जाती हैं। इस काम के लिए सबसे ज्यादा लकड़ी अरणी को ही है। उम्दा मध्यम दर्जे की लकड़ी ने मिल जाए तो अब तक कारण कहा जा सकता है। लट्ठे नीचे के ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसा कर सीधे खड़े कर दिए जाते हैं। इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं पर रस्सी भी काम लाते और यह बंधाई में इसलिए इसे कुंडली का आकार लेते और इसे सोपनी भी कहा जाता है। अब इसमें से हमारे क्वेश्चन आंसर बनेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठ के आधार पर कुई बनाने की दूसरे दिन की प्रतिक्रिया का उल्लेख कीजिए। पहले दिन क्या क्या हुआ था, चैलबाजी जो होते हैं वो किस प्रकार से उसमें काम कर रहे होते हैं, और यानी कि जो मलबा वगैरह मिट्टी वगैरह इकट्ठी हो जाती है उस मिट्टी को किस प्रकार से बाल्टी वगैरह के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। और फिर दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है। रस्से को पहले दिन जमाई गई कुंडली, दूसरे दिन खोदे गई स्थान रस्से से दूसरे दिन खोदे गई स्थान पर रस्से की जाती है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीचों बीच कहीं कहीं चिकनाई भी हो जाती है। नए लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि कुई खोदी जा रही है, रस्सा बन रहा है, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि कुई को किस प्रकार से खोदा जाता है, किस प्रकार से उसका आकार बनाया जाता है। क्योंकि 30 हाथ गहरी कुई को थामने के लिए यदि रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास होती है। दूसरे दिन के उल्लेख के बारे में उन्होंने बताया है कि जिन स्थानों पर रेजानी पानी है लेकिन वह न तो ज्यादा पत्थर मिलता है न की और चिनाई कैसे की जाती है। यह कुइयों में चिनाई कैसे की जाती है कि ऐसे स्थानों पर कुइयों की जो चिनाई होती है लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठों, अरणे, बंस, बावल, बुकट आदि पेड़ों की जो टहनियां होती हैं उनसे बनाई जाती। कुएं की चिनाई के लिए सबसे अच्छी लकड़ी कौन सी मानी जाती? अरणी की लकड़ी होती है। यह अरणी या बावल, कुवट आदि पेड़ों की न मिल पाए तो ओक की लकड़ी से भी कुएं की चिनाई की जा सकती है। वह कहते कि कुएं की चिनाई करने के लिए भी इतनी गहरी जब नीचे जाते हैं तो उसे हम उसकी चिनाई नहीं कर सकते। लकड़ियों के माध्यम से हम उसकी चिनाई भी कर सकते हैं। लकड़ी के लट्ठों से कुइयों की चिनाई की प्रक्रिया का वर्णन करें कि लट्ठे कुई से नीचे ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसा कर सीधे खड़े हो जाते हैं। वह कहते हैं कि लट्ठों से किस प्रकार से की जाती है, आपस में एक दूसरे को लट्ठों को इकट्ठा करके उसमें फंसा कर दे जाते हैं और हम क्या करते हैं, उस पर खड़े हो जाते हैं ताकि पानी का जो रस्सा होता है हम तक न पहुंच पाए, और उस पर खड़े होकर के क्या करते हैं, हम उनकी चिनाई कर सकते हैं। फिर खेप में या चंग की रस्सी से बांधा जाता है। कुंडली के आकार में रस्सी को बांधा जाता है। राजस्थान में कुएं क्यों बनाई जाती है कि राजस्थान में कुइयों का निर्माण पेयजल की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। वहां पर क्या रेगिस्तान है जहां पानी की बहुत ही ज्यादा कमी है, कि वहां पर पानी की क्या बहुत ज्यादा कमी होती है, इसलिए वहां पर तालाबों से की जल, नहाने धोने के, पशुओं की रक्षा का कार्य आदि के लिए हम क्या करते हैं, कुएं बनाए जाते हैं। इनका जो जल स्तर बहुत ही नीचा और पानी कैसा होता है, बहुत ज्यादा खारा भी होता है। गांव में कुइयों का मेला कब लगता है? गोधूली के समय, यानी कि शाम के समय, कि वहां पर शाम के समय पानी लगता है कि वहां पर सभी औरतें क्या करती हैं,
अपने पानी भरने के लिए जाती हैं और ऐसा प्रतीत होता है जिस प्रकार से मेले में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे एक मेले की तरह ये इकट्ठे हो जाते हैं। 6 BC के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता? तालाबों के जल के नहाने के लिए पशुओं की रक्षा का कार्य किया जाता है। कुएं भी बनाए जाते हैं, लेकिन उनका जो जल स्तर होता है बहुत नीचा तथा पानी कैसा माना जाता है, वहाँ का खारा होता है। गांव में कुइयों पर मेला कब से लगता होता था? शाम किसमें गोधुली का जो उसमें होता है, उसमें सभी औरतें क्या करती है, पानी लेने के लिए जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। 6 BC के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? 6 BC का अर्थ क्या? 6 गुना। 6 BC के नाम से जैसलमेर जिले के एक गांव खंडेरों के ढाणे में जाना जाता है। इस गांव में 120 कुइयां थी। कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है? कि सुरक्षा और स्वच्छता के दृष्टिकोण में कुएं को ढककर रखना बहुत आवश्यक है। इनका मुंह छोटा होगा तो उसमें क्या ढककर पानी रखना, आसन ऐसे प्रकार के पूरे कंकर वगैरह उसके अंदर नहीं जा सके। कुएं के बड़े व्यास के कारण पानी धूप और गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता। चेंजारों के अतिरिक्त कुएं का कार्य कौन करता है? कि राजस्थान में कई क्षेत्रों पर चेंजारों के अतिरिक्त सामान्य गृहस्थ में कुएं बनाने की एक विशिष्ट कला कौशल बन जाती है। कि जैसलमेर ने गांव के पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों में अब अनुचित जाति के अंतर्गत हाथों से 200 बरस पहले बनी पार या कुइयां आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। कि राजस्थान के अंदर बहुत साल पहले जो कुइयां बनाई गई थी, कि वह उन कुइयों के अंदर पानी अभी भी बहुत ज्यादा, उन कुइयों का पानी भी इतनी सूखा अभी तक उन्हें रिश्ता रहता है, यानी कि बिना थके हारे सभी लोगों को पानी पिया जा रहा है। राजस्थान में वर्षा के पानी की मात्रा को कैसे मापा जाता था? कि राजस्थान में वर्षा की मात्रा पानी इंच सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। रेजा एक माप धरातल होता है कि वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को मापता है। रेत की विशेषता क्या है? कि इसमें रेत के कण बहुत बारीक होते हैं तथा एक दूसरे से चिपकते नहीं, इसलिए अंदर की जो नमी होती है वह रह जाती और कुएं के अंदर से पानी रिश्ता जाता, कुएं में बहुत सारा गहरा जो पानी था वो इकट्ठा हो जाता है। जहां तक हमने लेसन पढ़ा था उसके ये हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। तो यहाँ तक हमने राइट प्लस से लगाना।